हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 17 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 18 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 100 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें 20 प्रश्न शिक्षा मनोविज्ञान के और 80 प्रश्न जीके से संबंधित इसमें शामिल किए हैं। दोस्तों, हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। अगर आप पीछे हैं तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर 2022 के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहाँ जाकर पिछले 17 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें और रोजाना मेरे साथ में चलते रहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन सा नहीं है? बताइए दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के बारे में आपने सुना ही होगा, तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में क्या हुआ था? तो दोस्तों, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की एक व्यवस्था की गई थी। ठीक है। अब दोस्तों यहां पर देखिए, विधान परिषदों के आकार में वृद्धि, विधान परिषदों के आकार में वृद्धि बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए, केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं, ये गलत दे रखा है दोस्तों, स्थान था। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का, यानी कि 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये कथन है, ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का नहीं है, तो यहां पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य सही नहीं है भारत का राष्ट्रपति के संदर्भ में? निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य सही नहीं है भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में? देखिए दोस्तों, संसद के प्रत्येक सदन को आहूत कर सकता है, बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है, बिल्कुल सही है। संसद के किसी भी सदन को स्थगित कर सकता है, यह भी बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों को भंग कर सकता है, गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए, संसद के दोनों सदनों को ये भंग है, ये नहीं कर सकता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। यहां पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं थी? बताइए। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता कौन सी नहीं थी? तो यहां पर देखिए दोस्तों, इसमें प्रांतों में द्वैध शासन का अंत किया गया, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, प्रांतों में स्वायत्तता लाई गई थी। और देखिए, इसने संसदीय न्यायालय को समाप्त किया, इसने संसदीय न्यायालय को समाप्त नहीं किया, ये गलत हो जाएगा इसमें। और देखिए, इसमें द्विसदन प्रारंभ किए, बिल्कुल सही है। इसने सांप्रदायिक चुनाव पद्धति को आगे बढ़ा दिया, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो यहां पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, यहां पर कथन ए और कारण आर दिया गया है, अपने को बताना है इनमें से कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। देखिए दोस्तों, यहां पर बहुत ही अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, बिल्कुल सही है। कथन आर देखिए, इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्य करने के लिए, यानी कि करने पर पद से हटाया जा सकता है, यह भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो यहां पर ए और आर दोनों सही है, ए और आर इसमें क्या है? दोनों सही है। लेकिन आर दोस्तों यहां पर ए का सही स्पष्टीकरण है वो नहीं करता है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, ये अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री यानी कि सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, बिल्कुल सही है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर
अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को विवेकानुसार कार्य करने का भी उपबंध किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राज्यपाल है ये मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये कथन है ये सही नहीं है। आगे देखिए, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है तो किसको देता है त्याग पत्र? तो ये राष्ट्रपति को देता है दोस्तों। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों युद्ध और बाह्य आक्रमण। युद्ध और बाह्य आक्रमण के अनुसार दोस्तों राष्ट्रीय आपात की घोषणा है वो की जा सकती है। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। तो यहां पर अपना इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 317 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 317 के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। दोस्तों अनुच्छेद 315 के द्वारा जो राज्य लोक सेवा आयोग है इसके सदस्यों की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्या करने का जो अधिकार है वो है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को। तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करता है। यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा हेतु राज्यों को दायित्व सौंपा गया है? बताइए, भारत के संविधान के अंतर्गत किस भाग में, दोबारा देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा हेतु राज्यों को दायित्व सौंपा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह दायित्व सौंपा गया है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है केवल किसके द्वारा? बताइए, मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है केवल दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों राष्ट्रीय आपात की घोषणा के द्वारा मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। यहां पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो यह की जा सकती है दोस्तों राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा ये समाप्ति की जा सकती है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे विधान परिषद को अगर समाप्त करना है तो राज्य विधानसभा एक संकल्प पारित करती है और उसके बाद में संसद द्वारा उसकी समाप्ति की जाती है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? तो कौन सा एक संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? तो यहां पर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए विधायी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना बिल्कुल सही है, लोकसभा का विघटन करना यह भी बिल्कुल सही है, राज्यसभा को अछूत करना यह भी दोस्तों बिल्कुल सही है, वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना यह गलत हो जाएगा दोस्तों। यानी कि वित्त विधेयक मतलब धन विधेयक को वापस राष्ट्रपति नहीं लौटा सकता। ठीक है, यहां पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व होते हैं? बताइए,
राज्यसभा में कितने सदस्य राज्य और संघ राज्यों क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं? तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है अपना इसमें दोस्तों 238 सदस्य। 238 सदस्य हैं, ये राज्य और संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। और 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो टोटल 250 सदस्य हो गए ना। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 238 सदस्य। यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई कसौटियों के आधार पर किसी राजनीतिक दल को पूरे भारत में राजनीतिक दल बनने के लिए न्यूनतम कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई कसौटियों के आधार पर किसी राजनीतिक दल को पूरे भारत में राष्ट्रीय दल बनने के लिए न्यूनतम कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त करनी यानी कि प्राप्त होनी चाहिए? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कम से कम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 18 नंबर का प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीयन होता है। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीयन होता है। तो दोस्तों ये पंजीयन होता है संविधान के अनुच्छेद 324 के प्रावधानों के अनुसार। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीयन होता है संविधान के अनुच्छेद 324 के प्रावधानों के अनुसार। यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीयन चुनाव आयोग करता है, यह भी आपको इसमें याद रखना है। यहां पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 74वें संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? बताइए। 74वें संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अनुसूची 12 जोड़ी गई है। तो यहां पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। 74वें संविधान संशोधन में 73वें में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो दोस्तों बताइए किस प्रकार होता है? तो दोस्तों ये संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा ये निर्वाचन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? और विधानसभा के सदस्य भी दोस्तों इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पर अपना 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। आगे देखिए, इसमें शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य का विषय था समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया है? तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा का जो विषय है वो पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन समवर्ती सूची में इसको डाल दिया गया है। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 22 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। और देखिए सेकंड नंबर का 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें बहिष्कार की योजना थी, ये भी बिल्कुल सही है। M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए जिन्ना ने इस आंदोलन का जो समर्थन है वो नहीं किया था। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये कथन है, ये सत्य नहीं है। आगे देखिए, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अहमदाबाद आंदोलन, ठीक है। अहमदाबाद आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था, ठीक है दोस्तों। 1918 फरवरी मार्च में गांधी जी ने अहमदाबाद की कॉटन मिल के औद्योगिक मजदूरों की कम मजदूरी के विरोध में संघर्ष किया था और 3 दिन की भूख हड़ताल की थी, और यह भारत में उनकी पहली भूख हड़ताल थी। तो यहां पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में वर्षा किन पवनों से होती है? भारत में वर्षा कौन सी पवनों से होती है? तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम पवनों से होती है। दक्षिण पश्चिम पवनों से ये वर्षा होती है भारत में। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसमें 25 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर है ये राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में।
4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, और रोजाना एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो आपको अवश्य देना है। अगर आप पीछे हैं तो रोजाना आपको हमारे साथ में चलना है। पीछे के सारे मॉडल पेपरों का टेस्ट आप 2 या 3 दिन में देकर रोजाना साथ चलिए हमारे, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारत के चावल के कटोरे के रूप में विख्यात क्षेत्र का नाम बताइए। निम्नलिखित में भारत के चावल के कटोरे के रूप में विख्यात क्षेत्र का नाम बताइए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र है। तो यहां पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री के द्वारा। कौन से प्रधानमंत्री के द्वारा? उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री, बताइए कौन से प्रधानमंत्री के द्वारा? तो दोस्तों ये नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के द्वारा। तो यहां पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, आंतरिक सागर है, बताइए आंतरिक सागर है। तो दोस्तों आंतरिक सागर है ये कैस्पियन सागर है, ठीक है। कैस्पियन सागर एक आंतरिक सागर है, ठीक है। यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला के बीच बहती है? तो कौन सी एक नदी विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला के बीच बहती है? तो वो है दोस्तों नर्मदा नदी। यहां पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नर्मदा नदी। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? तो ये शामिल हुआ दोस्तों 1945 में। तो यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, 31 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर है। तो दोस्तों देश की साक्षरता दर है वो 73% है। कितना है? 73% साक्षरता दर है भारत की। तो यहां पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ नगर है, दूसरी तरफ उद्योग है। अपने को बताना है कि कौन से नगर में कौन सा उद्योग है। यहां पर देखिए दोस्तों, कोयंबटूर में दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग है। कोयंबटूर में सूती वस्त्र उद्योग है। राउरकेला में दोस्तों लोहा इस्पात संयंत्र लगा हुआ है। और कपूरथला में दोस्तों रेल डिब्बा का कारखाना है। और बरौनी में दोस्तों तेल शोधन कारखाना है। तो दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 33 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? तो दोस्तों यहां पर देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये तीनों दोस्तों है ये राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में इनको मान्यता प्राप्त है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि मार्क्सवादी, इसको मान्यता प्राप्त नहीं है। तो यहां पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 34 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर नाम दिया गया? किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर नाम दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पर्यावरण एवं विकास पर वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। पर्यावरण एवं विकास पर वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को दोस्तों पृथ्वी शिखर नाम है वो दिया गया। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं? किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 को दोस्तों शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं। यह आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें कौन सा युग्म है वो इसमें सुमेलित नहीं है, वो अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों देखिए, काल बैसाखी, ठीक है, पश्चिम बंगाल में चलती है, बिल्कुल सही है। फूलों की बौछार केरल में बिल्कुल सही है। चेरी ब्लास्ट में कर्नाटक में बिल्कुल सही है। यहाँ पे आम्र वर्षा ओडिशा है, ये गलत दे रखा है। दोस्तों आपको बताना है कि आम्र वर्षा है वो कहाँ होती है। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ये सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका निशस्त्रीकरण से संबंध नहीं है? निम्नलिखित में से किसका निशस्त्रीकरण से संबंध नहीं है? तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए, साल्ट से है, एनटीपी से है, एनपीटी से है,
सीटीबीटी से है, लेकिन नाटो से नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो है दोस्तों NH7। याद रखना NH7, और इसका वर्तमान नाम है दोस्तों NH44। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, NH7 का नाम बदलकर NH44 कर दिया गया है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों NH44। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो है धौलपुर। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। धौलपुर में जो लिंगानुपात है वो है 846, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए भील जनजाति को सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिक इकोलॉजी एवं परंपराओं वाला वृक्ष है, वो कौन सा है? बताइए। भील जनजाति को सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिक वाला वृक्ष कौन सा है? वो वृक्ष का नाम बताना है, तो वो वृक्ष है दोस्तों पीपल। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इसमें 41 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग गुप्त खजाने की खोज के लिए किले के भीतर हुई व्यापक खुदाई के कारण देश विदेश में चर्चित रहा? राजस्थान का कौन सा दुर्ग गुप्त खजाने की खोज के लिए किले के भीतर हुई व्यापक खुदाई के कारण देश विदेश में चर्चित रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जयगढ़। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयगढ़। कहाँ पर है? जयपुर में। नेक्स्ट आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, 14वीं शताब्दी में डूंगरपुर के सोमनाथ मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है? 14वीं शताब्दी में डूंगरपुर के सोमनाथ मंदिर है वो कौन सी शैली में बना हुआ है? तो दोस्तों ये उस शैली का नाम है वो है कच्छप घात शैली। ठीक है, कच्छप घात शैली। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इसमें राजसमंद जिले में श्रीनाथ मंदिर का निर्माण मेवाड़ के किस महाराणा ने करवाया? राजसमंद जिले में श्रीनाथ मंदिर का निर्माण मेवाड़ के किस महाराणा ने करवाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महाराणा राज सिंह ने करवाया था दोस्तों। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महाराणा राज सिंह ने। ठीक है, आगे देखिए संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ स्थित है? संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये मकबरा स्थित है दोस्तों भगवानपुरा बांसवाड़ा में। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भगवानपुरा बांसवाड़ा में। आगे देखिए इसरलाट का निर्माण ईश्वरी सिंह ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया? इसरलाट का निर्माण ईश्वरी सिंह ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मराठा विजय के उपलक्ष्य में करवाया। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान का ताजमहल है दोस्तों, राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? तो दोस्तों राजस्थान का ताजमहल है ये जसवंत थड़ा को कहते हैं। किसको कहते हैं? जसवंत थड़ा को। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए इसमें सेठानी का जोड़ा, ये सेठानी का जोड़ा है। ठीक है, सेठानी का जोड़ा, पथराला जोड़ा, पिथाना जोड़ा आदि क्या है? तो दोस्तों ये क्या है? ये शेखावाटी के जोड़े हैं दोस्तों, शेखावाटी के जोड़े हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जोड़े मतलब यानी कि एक तालाब सा होता है जिसमें पानी भरा होता है। ठीक है, आगे देखिए निम्न को सुमेलित कीजिए दोस्तों, अपने को बताना है कि कौन सा बाग या उद्यान है वो कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दौलत बाग कहाँ पर है? तो दोस्तों दौलत बाग है ये अजमेर में है। और हरसुख विलास उद्यान है ये दोस्तों करौली में है। शाही बाग कहाँ पर है? तो दोस्तों शाही बाग है राजसमंद में। और जय निवास उद्यान कहाँ पर है? तो ये जयपुर में है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4321 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए निम्न को सुमेलित कीजिए, एक तरफ आभूषण है दूसरी तरफ अंग है। अपने को बताना है कि कौन सा आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है, यानी कि कौन से अंग पर पहना जाता है। देखिए खाटला, ठुस्सी, चंपाकली, मांदलिया, ये चारों आभूषण है ये दोस्तों कहाँ पर पहने जाते हैं? तो ये कंठ का आभूषण है दोस्तों, ये कंठ में पहने जाते हैं। ठीक है, अंगूठी, बीठी, मूंदड़ी और दावना ये चारों आभूषण है ये दोस्तों अंगुली में पहने जाने वाले आभूषण है, बिल्कुल सही है। रमजोल, तोड़ा, टणका, नूपुर ये दोस्तों ये आभूषण है ये पाँव में पहने जाने वाले आभूषण है। बोर, शीशपुल, पत्री और शीशपुल ये चारों आभूषण है ये
सिर पर यानी कि मस्तक पर पहने जाने वाले आभूषण हैं। तो यहाँ पर चारों के चारों सही सुमेलित हैं। 1 2 3 4 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कूट भाषा में अपना सही उत्तर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विश्व का संभवतः अकेला मंदिर जहां देवी की पीठ की पूजा होती है। दोस्तों वह मंदिर कौन सा है जहां देवी की पीठ की पूजा होती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी माता, जिसका मंदिर 12 में बना हुआ है। दोस्तों जहां पर दोस्तों ब्राह्मणी माता के जो मंदिर है इसके अंदर देवी की पीठ का श्रृंगार होता है और पीठ की ही पूजा होती है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न है, ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? ध्रुपद गायकी का जो आरंभ है वो किसके शासनकाल में हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था मानसिंह तोमर के शासनकाल में हुआ था। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए दोस्तों, सूची फर्स्ट में नृत्य है और सूची सेकंड में आयोजन अवसर है। अपने को बताना है कि कौन सा नृत्य कौन से अवसर पर किया जाता है। देखिए लुम्बर नृत्य, दोस्तों लुम्बर नृत्य है ये बारात की विदाई के समय ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। और यहां पर देखिए मांडिलिया नृत्य, दोस्तों मांडिलिया नृत्य है ये वर्षा ऋतु में ये किया जाता है, वर्षा ऋतु में, ठीक है, ये नृत्य किया जाता है मांडिलिया नृत्य, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बिनोली नृत्य, बिनोली यानी कि जिसको अपन बोलते हैं ना बिंदोरी, ठीक है, तो यहाँ पर वही है बिंदोरी नृत्य है। ये दोस्तों विवाह से कुछ पूर्व किया जाता है, यानी कि कुछ दिन पूर्व किया जाता है, विवाह के कुछ दिन पूर्व, ठीक है। और जो गौरी नृत्य है ये गौरी है, ठीक है, गौरी नृत्य है ये होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 4 3 1 2, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 4 3 1 2 कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा मेव नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? कौन सा मेव नृत्य है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रणबाजा नृत्य। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रणबाजा नृत्य। 54 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किस संप्रदाय में मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा या स्थापना न करके कृष्ण के बाल रूप की उपासना सेवा के रूप में की जाती है? किस संप्रदाय में मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा या स्थापना न करके कृष्ण के बाल के रूप में उपासना सेवा के रूप में की जाती है? तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है कृष्ण भक्ति वल्लभ संप्रदाय। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, चरणदासी पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ है? चरणदासी पंथ की जो प्रमुख पीठ है ये दोस्तों दिल्ली में है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है, दिल्ली में। नेक्स्ट है, किस संत ने भगवान की मूर्ति को हठ पूर्वक भोजन करवाया था? किस संत ने भगवान की मूर्ति को हठ पूर्वक भोजन कराया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संत धन्ना जी ने, संत धन्ना जी ने। तो यहाँ पर अपना 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों रामानंद जी के शिष्य थे और इनका जन्म टोंक के निकट धुवन ग्राम में हुआ था इनका जन्म। आगे देखिए, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक हैं, वो कौन रहे हैं? तो दोस्तों वो है भीखंड जी, ये 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 58 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध संत सलीम कहाँ रहते थे? प्रसिद्ध संत सलीम कहाँ रहते थे? तो ये रहते थे दोस्तों फतेहपुर सीकरी में। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में सेव को मानने वाली रियासत कौन सी है? राजस्थान में सेव को मानने वाली रियासत है वो कौन सी है, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है जोधपुर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आप सभी को पता है कि जोधपुर के राजा मान सिंह ने नाथ संप्रदाय के महामंदिर का निर्माण भी जोधपुर में करवाया था। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चैत्र शुक्ला दशमी को राम रावण मेला कहाँ भरता है? चैत्र शुक्ला दशमी को राम रावण मेला कहाँ पर भरता है? तो ये भरता है दोस्तों कहाँ पर? तो ये बड्डी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में ये चैत्र शुक्ला दशमी को राम रावण मेला भरता है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस लोक देवता की ख्याति चारों हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? किस लोक देवता की ख्याति चारों हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है मल्लीनाथ जी के। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मल्लीनाथ जी के। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था। संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेवाड़ था दोस्तों। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेवाड़, ठीक है। 63 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, देखिए
यहाँ पर लाडिया की हवेली तथा गोयनका की हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झुंझुनू जिले के किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सागरमल लाडिया है उनकी हवेली और गोयनका की हवेली। ठीक है, ये झुंझुनू जिले के किस स्थान पर ये स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है मंडावा में। कहाँ पर है? मंडावा में ये स्थित है। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सहरिया जनजाति का प्रमुख आस्था स्थल कौन सा है? सहरिया जनजाति का प्रमुख आस्था स्थल कौन सा है? तो वो है दोस्तों सीताबाड़ी। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, सीताबाड़ी। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए रामा नाथ छज्जू सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं? तो दोस्तों ये कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये जोधपुर चित्रकला शैली से संबंधित है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 66 नंबर का प्रश्न है, वे लोक देवता जिनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। तो वो लोक देवता कौन है जिनकी गाड़ी की पूजा की जाती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हड़बूजी। हड़बूजी की गाड़ी की पूजा की जाती है दोस्तों। ठीक है, और इनका मंदिर है वो बेंगटी फड़ौदी में इनका मुख्य मंदिर है, और ये सांखला राजपूत थे। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, फड़ चित्रण से संबंधित निम्न कथन असत्य है। फड़ चित्रण से संबंधित निम्न कथन असत्य है, तो वो कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, भीलवाड़ा जिले में श्रीलाल जोशी ने फड़ चित्रकला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। बिल्कुल सही है दोस्तों। पाबूजी की फड़ सबसे पुरानी और सबसे अधिक चित्रांकन वाली फड़ है, गलत हो जाएगा दोस्तों। सबसे पुरानी फड़ है वो देवनारायण जी की है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और सबसे लंबी भी देवनारायण जी की फड़ है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, क्योंकि ये असत्य कथन है। तीसरा और चौथा भी देख लीजिए, ये दोनों सही है, जब दूसरा ही गलत हो गया। तो रामदेव जी के फड़ के वाचन के समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। श्रीमती पार्वती जोशी देश की प्रथम फड़ चितेरी महिला है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए, पिछवाइयों का चित्रण का मुख्य विषय है, बताइए पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय है तो वो क्या है? तो वो है दोस्तों श्री कृष्ण लीला। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नाथ द्वारा शैली में श्रीनाथ जी आकर्षण के प्रमुख केंद्र हैं। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गरासिया जनजातियां के नृत्य हैं दोस्तों, गरासिया जनजातियों के नृत्य हैं वो कौन से हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, गैर नृत्य, जवारा नृत्य, लूर नृत्य, ये तीनों नृत्य गरासिया जनजाति के हैं। इनके अलावा वालर नृत्य हैं, मोरिया नृत्य है, मांदल नृत्य है, ये भी नृत्य गरासिया जनजाति के हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, अलगोजा, बांसुरी व शहनाई का मिश्रित रूप कौन सा वाद्य यंत्र है? अलगोजा, बांसुरी व शहनाई का मिश्रित रूप कौन सा है, कौन सा वाद्य यंत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सतारा। यहां पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सतारा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें लावणी गाया जाता है दोस्तों। ये लावणी जो गीत है ये कब गाया जाता है? तो दोस्तों ये गाया जाता है नायक द्वारा नायिका को बुलाने के लिए, श्रृंगार व भक्ति संबंधी ये गीत है। ठीक है, तो दोस्तों ये लावणिया एक गीत है। ठीक है, और मोर ध्वज भर्तरी आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दादी संगीत जीवी जाति की विशेषता है। दादी संगीत जीवी जाति की विशेषता है, तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों, इनका मुख्य वाद्य सारंगी व रबाब है। ये अपने यजमानों की विरुद्धावली गाते हैं, बिल्कुल सही है। ये मारवाड़ के थार रेगिस्तान में अधिक संख्या में बसे हुए हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्न को सुमेलित कीजिए, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अपने को बताना है कि कौन सा अभ्यारण्य है वो दोस्तों कहाँ, किसके लिए प्रसिद्ध है और कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए शेरगढ़ अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य है ये दोस्तों 12 में स्थित है, और इसको सांपों की शरण स्थली भी माना जाता है। तो यहाँ पर पहले का दूसरा हो गया। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है, ये तो सभी को पता होगा, ये चित्तौड़गढ़ में है और ये घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है, ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये राजसमंद, उदयपुर और पाली जिले में फैला हुआ है, और ये जंगली दूसर मुर्गे यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कुंभलगढ़ अभ्यारण्य ये इसमें आ गया चौथे में। और रामगढ़ विषधारी है, ये बूंदी में है और ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 2, 1, 4, 3, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
2 1 4 3 यानी कि 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में पाई जाने वाली मीठे पानी की झील कौन सी है? तो मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो है दोस्तों जयसमंद झील। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों खारे पानी की है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो अरावली का उच्चतम शिखर इनमें से कौन सा है? तो इनमें से तो दोस्तों जो तारागढ़ है, ठीक है, ये अरावली का उच्चतम शिखर है। ठीक है, सॉरी, इसमें सज्जनगढ़ है। ठीक है, सज्जनगढ़ है, ये इनमें से सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। तारागढ़ की तो ऊंचाई 873 मीटर है और सज्जनगढ़ की 933 के आसपास है। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दोस्तों इसमें अरावली का उच्चतम शिखर तो कौन सा आ जाएगा? सज्जनगढ़ भी नहीं होगा दोस्तों। इसमें अरावली, देखिए सिर्फ यहाँ पे अरावली अरावली की बात हो रही है तो यहाँ पे तारागढ़ ही आएगा दोस्तों। ठीक है, तारागढ़ अरावली का उच्चतम शिखर है, ये मध्य अरावली का उच्चतम शिखर है दोस्तों, आप सभी को पता होगा। और 873 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और ये अजमेर है में है। ठीक है, बाकी ये अरावली के अंदर अंतर्गत नहीं आते। आगे देखिए, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। बताइए, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें, बताइए, तो ये गुजरती है दोस्तों सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से। सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से ये 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहाँ स्थित है? राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों नागौर अजमेर में है ये कुबड़ पट्टी। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 78 नंबर का प्रश्न अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन सा जलप्रपात है वो कहाँ पर स्थित है और कौन सी नदी पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेनाल जलप्रपात, मेनाल जलप्रपात है ये दोस्तों मेनाल नदी पर है, भीलवाड़ा में, बिल्कुल सही है। भीमलत जलप्रपात है ये दोस्तों बूंदी में है और ये मांगली नदी पर स्थित है। ठीक है, चूलिया जलप्रपात है ये चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में है। और रामेश्वर घाट में दोस्तों चंबल, बनास और सीप का त्रिवेणी संगम होता है और ये सवाई माधोपुर में है। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 2 4, 3 1 2 4 यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 79 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, फाय सागर झील का निर्माण इंजीनियर फाय के निर्देशन में हुआ, बिल्कुल सही है। सिलीसेट झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। गढ़सीसर सरोवर प्रवासी कुर्जा पक्षियों का आश्रय स्थल है, ये भी बिल्कुल सही है। राजसमंद झील में मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में वह राज प्रशस्ति पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। देखिए, राजसमंद झील पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, इस झील का जो निर्माण है वो राज सिंह ने करवाया था। यहाँ पे जयसमंद झील है वो गलत दे रखा है। ठीक है, राजसमंद झील होना चाहिए था यहाँ पे जयसमंद की जगह। तो ये इसलिए 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत दे रखा है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कौन सा एक इसमें सुमेलित नहीं है ये अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, भीम सागर परियोजना झालावाड़ में है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, है। आगे देखिए, चोली सिंचाई परियोजना बूंदी दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चोली सिंचाई परियोजना है ये कहाँ पर है? तो ये झालावाड़ में है दोस्तों। ठीक है, झालावाड़ में। और परवन लिफ्ट परियोजना ये 12 में है, बिल्कुल सही है। सावन भादो परियोजना कोटा में है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों शुष्क सागवान वन है ये पाए जाते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सही कथन अपने को यहाँ पर चुनना है। अपने को 2 कथन दे रखे हैं और कोट भाषा में अपने को बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। देखिए कथन ये देखिए, राजस्थान में खरीफ तिलहनों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन तथा अरंडी शामिल है, बिल्कुल सही साहब, है शामिल। आगे देखिए, कथन बी में राजस्थान में रबी तिलहनों में राई, सरसों, तारामीरा तथा अलसी शामिल है, बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन है वो सत्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न है। देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म पशु मेले से संबंधित है?
तो दोस्तों यहाँ पे पशु मेले से संबंधित अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन सा मेला है वो कहाँ पर बढ़ता है। देखिए मल्लीनाथ पशु मेला, दोस्तों मल्लीनाथ पशु मेला है, ये कहाँ पर बढ़ता है? तो दोस्तों ये तिलवाड़ा बाड़मेर में बढ़ता है। ठीक है, कहाँ पर? तिलवाड़ा बाड़मेर में। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पर बलदेव पशु मेला। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए बलदेव पशु मेला है, ये मेड़ता सिटी में बढ़ता है, यानी कि नागौर में। बिल्कुल सही है। रामदेव पशु मेला, दोस्तों रामदेव पशु मेला है, ये नागौर में बढ़ता है। ये यहां पर गलत दे रखा है, यहां पर आएगा नागौर। ठीक है, ठीक है। और तेजाजी पशु मेला है, ये भी दोस्तों कहां पर बढ़ता है? ये भी परबतसर नागौर में बढ़ता है। ठीक है, तो यहां पर अपने को देखिए पशु मेले से संबंधित सही है, तो सिर्फ इसमें एक सही है, वो है मल्लीनाथ पशु मेला। ठीक है, मल्लीनाथ पशु मेला ये सही है। बाकी और तीनों इसमें, ये देखिए मेड़ता सिटी में बढ़ता है बलदेव पशु मेला, ये नागौर दे रखा है, तो यहाँ पे सिर्फ एक उत्तर कर लेना। आगे देखिए राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अवरोही क्रम में जिलेवार सही अनुक्रम बताइए। राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में जिलेवार सही अनुक्रम है, वो क्या होगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है कि जयपुर में सर्वाधिक घनत्व है 595। ठीक है, उसके बाद में भरतपुर का नंबर आता है जिसमें 503 है, उसके बाद में दौसा का नंबर आता है 476 और उसके बाद में अलवर का आता है 438। ठीक है, एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 86 नंबर का प्रश्न है अधिगम असमताएं। दोस्तों अधिगम असमताएं सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में पाई जाती है, तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया में बुद्धि एक महत्वपूर्ण कारक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 87 नंबर का प्रश्न है समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहां जहां क्या है दोस्तों परिवर्तनशील लचीली पाठ्य चर्चा है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों इससे क्या होता है कि उनके अंदर दोस्तों रुचि जागृत होती है, तो यहां पर अपना 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, तो दोस्तों वो है विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, तो यहां पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंद्विता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ये बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किए जाएंगे, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 90 नंबर का प्रश्न है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहा जाता है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहा जाता है, तो दोस्तों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको दोस्तों सामाजिक अधिगम कहा जाता है, तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक अधिगम। 91 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को, शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में कई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में नई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों सीखने के सादृश्यता नियम से संबंधित है, तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। बताइए सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं, तो दोस्तों क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं सीखने का स्थानांतरण, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सीखने का स्थानांतरण। 94 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए उचित है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए उचित है, तो दोस्तों क्या उचित है? तो दोस्तों वो है प्रश्न पूछना उचित है, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न पूछना। 95 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, तो किसको माना जाता है? ये माना जाता है दोस्तों विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना,
3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, तो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है तो दोस्तों ये कौन सा व्यक्ति होता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है अंतर्मुखी व्यक्ति होता है। ये 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी? तो दोस्तों चिंतन की यह परिभाषा है, ये किसने दी? ये दी दोस्तों रोस ने। किसने दी? रोस ने। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। तो यहां पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निष्पत्ति लब्धि का सूत्र होता है। निष्पत्ति लब्धि का सूत्र होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों AQ बराबर है MA/CA × 100। ठीक है, तो यहां पर अपना EA/CA × 100 यानी कि C नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त सक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है मानसिक द्वंद्व। तो यहां पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए फर्स्ट पेपर के लिए 18 नंबर का मॉडल पेपर है, ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने पिछले 17 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर 2022 के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर मॉडल पेपरों का टेस्ट अवश्य दें और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।